Hello students, good evening and very warm welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and श्री Science Academy. Students, I hope कि आप लोग बहुत हेल्दी और वेल्दी तरीके से रह करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल पेपर में पढ़ने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है होने वाला है. आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ाई होगा. ऐसे में अब आपको हाइपर एक्टिव हो जाना चाहिए. एक्टिव तो आप लोग रहते ही हैं, अब हाइपर एक्टिव होने का टाइम आ गया है. हमको खूब एक्टिव हो जाना चाहिए ताकि कम से कम टाइम में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए. तो इस उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बहुत ढंग से चल रही होगी और सब कुछ ठीक चल रहा होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आपका मिलेगा. तो हम लोग इस समय 8वीं पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने शुरू किया था टिश्यू सिस्टम. पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात किया था. आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, सिस्टमेटिक और डिटेल्ड तरीके से इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलता है. तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. शुरू करते हैं. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम थोड़ा सा आज पॉइंट वाइज हम बात करेंगे आपसे. टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि जो टोपोलॉजिकल कंटिन्यूटी है या जो फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी एंड सिमिलरिटी है, उसके बेसिस पर सैक नाम के साइंटिस्ट ने, याद करिए, बताया था कि टिश्यू सिस्टम 3 टाइप का होता है. उसमें हम लोगों ने एक को देखा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक को कहा गया था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एक था हम लोगों का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो आज हम बात कर रहे हैं उसमें से एक का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ठीक, अब देखिए इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, सारी बातें आज हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज करेंगे. इसलिए क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है. तो इसकी ओरिजिन कहां से होती है आप जानते हैं. ओरिजिन, तो ओरिजिन जो होती है आप जानते हैं होता है कहां से, प्रोटोडर्म. प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम के प्रोटोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है. ठीक है ना. ऐसे आप लोग जो हिस्टोजन थ्योरी पढ़े, याद करिए. तो हिस्टोजन थ्योरी में क्या था, डर्मेटोजेन, वहां से याद करिए. तो वहां से क्या था, फ्रॉम, ये भी याद रखिएगा, फ्रॉम डर्मेटोजेन. डर्मेटोजेन और ये कौन सा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी. ये बात जरा सा आप याद कर लीजिएगा. याद करिए, हैंस्टीन ने दिया था ना हिस्टोजन थ्योरी, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि इसमें 3 लेयर होती है ना. वहां बताया गया था एपिकल मेरिस्टेम में 3 लेयर्स होती हैं. ये सारी बात आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं. वहां पे ऐसे बताया गया था कि, वहां पे ऐसे कहा गया था कि ये वहां पे एक के मान लीजिए सबसे बाहरी लेयर कहलाती है, ये होती है डर्मेटोजेन, है ना. इसके बाद क्या होती है, पेरीब्लेम. इसके बाद क्या होता है, प्लीरोम होता है, ये होता है, याद करिए. ऐसे इधर भी था. तो अगर मैं कहूं तो इस लेयर का नाम क्या था, इसका नाम था डर्मेटोजेन. ये 3 लेयर आप याद रखिए, डर्मेटोजेन था. इसके अंदर लेयर का नाम क्या नाम था, इसका नाम था पेरीब्लेम. पेरीब्लेम. और बीच वाले का नाम क्या था, प्लीरोम. प्लीरोम. ये इधर से भी है, इधर से ये क्या है, ये है डर्मेटोजेन. ये क्या है, पेरीब्लेम. ये तीनों लेयर आप याद रखिएगा. यानी हिस्टोजन थ्योरी में यही कहा गया था कि वहां पे 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहरी लेयर का नाम है डर्मेटोजेन,
और इस डर्मेटोजेन से बताया गया था, याद करिए हम लोगों ने इसमें बात किया था कि डर्मेटोजेन से क्या राइज होता है, तो यहाँ से निकलता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यहाँ से डेवलप होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, याद करिए यही कहा गया था ना। फिर कहा गया था पेरीब्लेम से क्या डेवलप होता है, से डेवलप होता है क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यहाँ से डेवलप होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यह सब याद रखिए आप लोग। और ऐसे प्लीरोम से क्या डेवलप होता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यहाँ से होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आज पढ़ रहे हैं उसमें क्या गया था कि हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से कहां से निकलता है, तो ये बनता है हमारा कहां से, डर्मेटोजेन से। तो 3 लेयर्स वहां पे ज्यूम की गई हैं, आउटर मोस्ट लेयर का नाम है डर्मेटोजेन, ये देता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। इसके अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, पेरीब्लेम, इससे डेवलप होता है आप जानते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और सेंट्रल वाले का नाम होता है प्लीरोम, इससे डेवलप होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो याद रखिएगा कि डर्मेटोजेन से यहाँ से डेवलप होता है। तो आप दोनों बात याद रखिएगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी है उस थ्योरी के हिसाब से कहाँ से डेवलप होता है, तो आप कहेंगे प्रोटोडर्म से, प्रोटोडर्म से। और हिस्टोजन के हिसाब से कहाँ डेवलप होता है, तो आप कहेंगे डर्मेटोजेन से, डर्मेटोजेन। ये दोनों बात आप ढंग से रटे रहेंगे, याद रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटोडर्म ऑफ एपिकल मेरिस्टेम से और डर्मेटोजेन से अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी, ये बात आपको रटा होना चाहिए। हमने थोड़ा सा हिंट भी कर दिया कि डर्मेटोजेन है क्या चीज। तो आउटर मोस्ट जो यहाँ पर लेयर होती है हिस्टोजन थ्योरी में वही है डर्मेटोजेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एपिडर्मिस है क्या, आप जानते हैं। तो एपिडर्मिस हम क्या करते हैं, क्या इसको हम स्टडी करेंगे इसमें, तो इसमें हम स्टडी करेंगे एपिडर्मिस एज वेल एज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, है ना। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है एपिडर्मिस और इसके साथ जुड़ी हुई स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इसमें हम देखेंगे। और ये क्या होती है याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एपिडर्मिस के साथ और क्या लगा होता है। इसमें हम देखेंगे कुछ जगहों पर क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल, है ना। ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा, या इसको हम लोग स्टोमा भी कहेंगे। अभी देखा जाएगा कहां पर कैसा है, कहां पर है, कहां पर नहीं है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे एपिडर्मल हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स, और इसी तरह से यहाँ पे जो ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स वो भी यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, क्यूटिकल आएगी, स्टोमेटा या स्टोमा आएगा, एपिडर्मल हेयर्स आएंगे और ट्राइकोम्स आएंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस और उसके साथ लगी हुई सारी स्ट्रक्चर्स। अब ये सारी स्ट्रक्चर आप जानते हैं यूनिवर्सल अकरेंस की नहीं होती, कहीं पर होती है और कहीं पे नहीं होती है, और होती भी है तो वहाँ भी वेरिएशंस होते हैं। तो हम लोग सारी बातें 1 बाय 1 डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस के बारे में याद रखिए, एपिडर्मिस कैसी होती है आप जानते हैं, ये क्या होती है, ए प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स होती है। एक लाइन में याद रखिए, प्रोटेक्टिव, हालांकि इसका और भी फंक्शन है लेकिन मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग या लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट, मतलब यही ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, हालांकि सेकेंडरी ग्रोथ के समय रप्चर हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो कोई भी हो, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, हर जगह पाई जाती है। मतलब ये नहीं पूछना है कहाँ नहीं होती, वहां पर इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, इसमें तमाम इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, फंक्शन भी वेरी कर सकता है, लेकिन होगी सब जगह। नाम भी थोड़ा वेरी कर सकता है, जैसे एपिडर्मिस को हम लोग रूट में क्या कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं इपीब्लेमा या पीलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस कहते हैं, लेकिन है वास्तव में वो एपिडर्मिस ही। तो रूट की एपिडर्मिस का थोड़ा सा नाम अलग से हम बोलते हैं, वहां पर रूट के केस में इसको हम लोग इपीब्लेमा या राइजोडर्मिस या पीलीफेरस लेयर कहते हैं, है ना।
तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या चीज है, आप कह सकते हैं इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली यही है, आउटर मोस्ट क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। और कहां पाई जाती है, तो सभी प्लांट पार्ट में, फाउंड या प्रेजेंट लिख सकते हैं, फाउंड या प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट पार्ट्स, ऑल द प्लांट पार्ट्स। और ऑल में सब आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, दैट इज या रूट में भी होगी, स्टेम में भी होगी, लीफ में भी होगी, यहां तक कि फ्लावर, फ्रूट और सीड में भी होगी, फ्रूट एंड सीड हर जगह होगी। यानी किसी भी प्लांट पार्ट की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, हालांकि रूट में नाम हमने बताया थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, ये बात आप याद रखिए। अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। अगला इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि एपिडर्मल सेल जो होती हैं, अगर से स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो क्या हैं, ये सब हैं मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स है ना, जो जनरली आप जानते हैं थिक वाल्ड सारी थिन वाल्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे थिकनिंग भी होती है, आगे देखा जाएगा। अब देखिए थोड़ा डिफरेंस ये है कि पैरेन्काइमा सेल जनरली आइसोडायमेट्रिक होती हैं और एक ऐसी होती हैं ट्यूबुलर, है ना, ध्यान दीजिएगा, विच आर ट्यूबुलर इन शेप, विच आर ट्यूबुलर, ध्यान दीजिएगा ये ट्यूबुलर हैं। पैरेन्काइमा सेल कैसी होती हैं, आप जानते हैं आइसोडायमेट्रिक होती हैं, ट्यूबुलर इन शेप। तो थोड़ा सा पैरेन्काइमा सेल से अंतर हो गया, पैरेन्काइमा सेल आइसोडायमेट्रिक होती हैं, उनका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, देखिए ट्यूबुलर हो गई, याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि पैरेन्काइमा सेल का कैरेक्टर होता है कि वहां पर इंटरसेलर स्पेस पाए जाते हैं और यहां पर ये स्पेस जनरली एब्सेंट होते हैं, ठीक ना, व्हिच आर ट्यूबुलर इन शेप एंड जनरली लैक नहीं पाया था, लैक इंटरसेलर स्पेसेस, इंटरसेलर स्पेसेस, यही अंतर है किससे, पैरेन्काइमा सेल से, स्पेसेस। और लिविंग भी है ना, ये लिविंग होती हैं। ठीक, तो आपने जो लिखा है ना कि मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वो मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो क्या आपने क्या कहा, ट्यूबुलर हैं, पैरेन्काइमा सेल कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक हैं, कैसे, ट्यूबुलर हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, एंड जनरली क्या होता है इसमें, लैक यहाँ पे नहीं पाया जाता, क्या, इंटरसेलर स्पेस। तो पैरेन्काइमा सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहां पे इंटरसेलर स्पेस पाया जाता है और आप यहाँ क्या जनरली यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ये क्लोजली पैक्ड सेल्स होती हैं, क्लोजली पैक्ड, पैक्ड सेल्स यहाँ पर पाई जाए, सब पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है ना। और याद रखिए इनमें बड़ी सी वैक्यूल होती है, इसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो वैक्यूल ऑक्युपाई करती है और इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है किनारे पाया जाता है ना। तो लार्ज वैक्यूल होती है, इनमें बड़ी सी वैक्यूल होती है विथ पेरिफेरल, किनारे होता है इसका प्रोटोप्लाज्म, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पर चीजें थोड़ा सा याद करने के लिए अधिक हैं। और अगर फिगर हम दिखाना चाहें तो फिगर कैसे मिलेगी हमको, देखिए जनरली ऐसे ट्यूबुलर सेल्स होती हैं और इनका मैक्सिमम जो सेंट्रल पार्ट क्या है वो वैक्यूल है और इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बस किनारे ऐसे, ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट यहाँ पे ये प्रोटोप्लाज्म है, देखिए पेरिफेरल पोर्शन पे यही इसका प्रोटोप्लाज्म है और बीच वाला क्या है बड़ी सी, वो है वैक्यूल, याद रखिएगा। ते होती है वैक्यूल
और ये होता है प्रोटोप्लाज्म। ये बात याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए, इसमें क्या है कि जनरली ये एक लेयर होती है, यूनिसीरिएट होती है ना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनरली एक लेयर की होती है, यूनिसीरिएट, और यूनिसीरिएट का मतलब होता है सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। यानी आप क्या कहेंगे, बस ऐसे, बस यहाँ पे एक लेयर की होती है ना, एक लेयर की बस होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टी सीरिएट या मल्टी लेयर्ड कहाँ होती है, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो जनरली यूनिसीरिएट होती है, लेकिन कुछ प्लांट में, कुछ केसेस में कैसी होती है, मल्टी सीरिएट यानी मल्टी लेयर्ड होती है। वही वाला याद रखना है आपको, मल्टी सीरिएटिन। देख ध्यान दीजिएगा, यूनिसीरिएट तो जनरल होता ही है, लेकिन मल्टी सीरिएट कहाँ होता है वो याद रखिएगा। मल्टी सीरिएट मतलब मल्टी लेयर्ड, मल्टी सीरिएट यानी मल्टी लेयर्ड इन, याद रखिएगा। फिकस में बरगद होता है ना, बरगद, फिकस, वहां होता है। नेरियम, नेरियम में होता है। और आप जानते हैं जो ऑर्किड रूट होती है वहां भी होती है। ये लीफ है, यानी ये लीफ है, फिकस है, नेरियम दोनों का लीफ होता है, याद रखिएगा, दोनों की लीफ में होती है और ऑर्किड रूट में होती है, ऑर्किड रूट। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मेन है। इसमें से फिकस वाला और नेरियम वाला दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मल्टी सीरिएट या मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इज फाउंड इन, तो आपका आंसर होगा यही। दो तीन आप नाम यहाँ पे ढंग से याद रख रहिएगा। तो फिकस में यानी बरगद में, और नेरियम मतलब कनेर कहते हैं ना, कनेर, तो यहाँ पे, और आर्किड जो आप जानते हैं कीपीफाइट का बेस्ट एग्जाम्पल है, वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मल्टी सीरिएट होती, याद रखिएगा। एक बात आप और याद रखिएगा कि जो फिकस होता है, बरगद जो है, यहाँ पे मान ली कहा जाए कि इसकी यहाँ पर एपिडर्मिस है, तो इसके पहली बात है कि यहाँ पर मल्टी लेयर्ड है ना, यहाँ पे कई लेयर क्या बने, मान लीजिए ऐसे हम डायरेक्ट लिख ही जैसे लाइन, ये सब हैं, ये दिखा रहे हैं कि कई लेयर की यहाँ पर है, डायरेक्ट ऐसे हम बना दें, ऐसे मल्टी सीरिएट है ना। फिकस में याद रखिएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ग्रेप, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे अंगूर के गुच्छे नुमा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको सिस्टोलिथ कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा गया, याद रखिएगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस तरह से, तो अंगूर के गुच्छे जैसी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह से, ये है ना, जैसे अंगूर गुच्छा होता है उस तरह से। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिस्टोलिथ, सिस्टोलिथ, है ना। अब इसमें दो बात याद रखना है, किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक बात आप याद रखिए, और दूसरी बात, इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, आप जानते हैं। और दूसरी बात यह याद रखना है कि इसकी एक एक सेल, इसकी एक सेल का हम कहते हैं लिथोसाइट कहते हैं। इसकी जो इंडिविजुअल सेल है, इंडिविजुअल सेल, ये कहलाती है लिथोसाइट, लिथोसाइट। एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल कहां पर है कि लीफ एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस ऑफ फिकस, बरगद के लीफ के एपिडर्मिस में, जहां पर आप देख रहे हैं दो बात मिली। पहली बात क्या कि मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस है, कई लेयर वाली एपिडर्मिस है, मल्टी सीरिएट, कई लेयर वाली एपिडर्मिस है। तो एक आपको
बात यहाँ पे मिल रही है। और दूसरी बात है कि इसकी सेल्स में यहाँ पे जैसे ग्रेप्स के बंचेज होते हैं उस तरह से यहाँ पे सिस्टोलिथ पाया जाता है, जिसका कंपोजिशन किसका है, ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना हुआ है, और इसकी एक एक सेल का नाम क्या है, लिथोसाइट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक, दूसरी बात याद रखिएगा कि जो एपिडर्मिस होती है वो कंटिन्यूअस भी हो सकती है और बीच बीच में इंटरप्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो अगली बात हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस कंटिन्यूअस हो सकती है। एपिडर्मिस में भी कंटिन्यूअस और नहीं तो बीच में इंटरप्शन हो सकते हैं, और इंटरप्टेड। किससे इंटरप्ट होगी, आप जानते हैं यहां पर स्टोमेटा से, इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। तो आप जानते हैं जहां पे स्टोमेटा होगा वहां पे एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, वहां पे डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आप लोग फिगर जानते ही हैं, मान लीजिए हमने कहा कैसे एपिडर्मिस है इस तरह से, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर स्टोमेटा होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरप्ट हो गई, देखिए यहाँ पे ब्रेक मिल गया, है ना। तो स्टोमेटा जहाँ पर होगा वहाँ पर इसमें इंटरप्शन हो जाएगा, तो इंटरप्टेड बाई स्टोमेटा। ठीक, कंटिन्यूस हो सकती, कहाँ पर कंटिन्यूस होगी, तो आप जानते हैं रूट सेल में जनरली वो कंटिन्यूस होती है रूट के केस में, और जहाँ जहाँ स्टोमेटा होता है लीफ में और स्टेम में हम देखेंगे वहाँ पर इंटरप्टेड होगी, ठीक है ना। तो इतनी बात आप मेनली याद रखेंगे। ये एपिडर्मिस के जनरल कैरेक्टर के बारे में क्या हुआ कि एपिडर्मिस क्या होती है, तो आपने क्या कहा कि एपिडर्मिस क्या होती है कि सारे के सारे प्लांट पार्ट राइट फ्रॉम रूट टू सीड, हर प्लांट पार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना होता है। हालांकि आप जानते हैं कि आगे हम देखेंगे कि जहां पर क्यूटिकुलराइज्ड होती है, जहां पे थिक क्यूटिकल होती है, वहां पे आप जानते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब ट्रांसपिरेशन को रोकने का भी ये काम करती है। और इसी प्रकार से आप जानते हैं कि इसके अंदर जो स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, तो स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है कि टू इंश्योर द गैसेस एक्सचेंज। तो इस तरह से जो इसकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं उनके फंक्शन के हिसाब से एपिडर्मिस के फंक्शन भी वेरी करेंगे, बदलेंगे। यानी प्रोटेक्टिव लेयर भी है, ट्रांसपिरेशन को चेक करने का भी काम करती है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोमेटा अगर है तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज को इंश्योर करना, इसका मतलब वो भी इसका फंक्शन हो गया। और आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्लांट जो शेड में ग्रो करते हैं, शेड में छाए में जो प्लांट ग्रो करते हैं, ऐसे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो उनके ध्यान दीजिएगा, उनके एपिडर्मल सेल्स में आप जानते हैं फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जहां पर एपिडर्मल सेल में फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वहां इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्यूटीन, सुबेरिन और टैनिन को जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो कुछ केसेज में आप जानते हैं ये इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट को स्टोर करने का काम भी करती है। तो इस तरह से इसके काफी वेरिएबल फंक्शंस हैं, एक एक करके हम सबको देख रहे हैं। तो फंक्शन वाली बात को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर और बाकी जनरल फीचर की बात कर लें। ठीक, तो इसमें मेन पॉइंट अब तक क्या मिला कि ये मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। याद रखना है जो ट्यूबुलर होती हैं, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस जनरली नहीं पाए जाते, और यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूल का होता है, और प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर पेरिफेरल होता है। ये बात याद रखेगा। जनरली ये सिंगल लेयर्ड मतलब यूनिसीरिएट होती है, लेकिन फिकस के केस में, नेरियम के केस में और आर्किड रूट के केस में ये मल्टी लेयर्ड यानी कि मल्टी सीरिएट भी हो जाती है। ये सारी बात हम लोगों ने देखा। ऐसे फिर देखा कि जो बनियन प्लांट है उसके लीफ में, एपिडर्मिस में ग्रेप लाइक जो अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, वैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसे हमने कहा था सिस्टोलिथ, और उसकी हर सेल को हमने लिथोसाइट के नाम दिया था। ये पॉइंट हम लोगों ने अब तक देखा। अगली बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एपिडर्मल सेल में याद रखिएगा जनरली यहाँ पे प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। जनरली एपिडर्मल सेल्स में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट।
एपिडर्मल सेल्स कंटेन या हैव क्या, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है ना। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो स्टोमेटा होता है, आगे में स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती है, आप याद रखिए वहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बाकी सब सेल में आपने क्या कहा कि जनरल ल्यूकोप्लास्ट होता है यहाँ पर, लेकिन जो उसी एपिडर्मिस की जो आप देख रहे हैं स्टोमेटा जो है, जो गार्ड सेल है, जो वास्तव में मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल ही होती है, याद रखिएगा, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो बात याद रखिएगा कि एपिडर्मिस के किस सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो आपका यहाँ का आंसर क्या होगा कि वो गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा है ना। बट ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट क्लोरोप्लास्ट is found in guard cells of स्टोमेटा। यहां पर क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि गार्ड सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो नॉन फंक्शनल होता है ना, वहां पे नॉन फंक्शनल होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। क्या आप में से कोई बताएगा क्या कि गार्ड सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो नॉन फंक्शनल होता है? क्यों? आप जरा सोचिएगा कि क्लोरोप्लास्ट तो वहां पे गार्ड सेल में होता है, लेकिन गार्ड सेल जो होती हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाती है ना। उसका रीजन ये होता है कि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि, याद रखिए कि वहां पर एक एंजाइम होती है, आप जानते हैं कि रुबिस्को, यानी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आप कह सकते हैं, जो CO2 एक्सेप्टर के साथ, यानी कि आपने पढ़ा होगा ना RUBP के साथ CO2 को ऐड करने को, यानी कैटलाइज करती है CO2 के एडिशन को। वही एंजाइम यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम के एब्सेंट होने के नाते यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट तो होता है, बट क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करके शुगर या स्टार्च को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा कि गार्ड सेल यहाँ पर नॉन फंक्शनल क्यों होती हैं। तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्या, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, मेनली रुबिस्को यहाँ पर नहीं पाई जाती। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो सायोफाइट्स होते हैं, आप जानते हैं सायोफाइट मतलब कि ऐसे प्लांट जो छाए में ग्रो करते हैं, है ना। तो सायोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, उनके एपिडर्मल सेल में फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये सब पॉइंट हैं, ध्यान दीजिए भाई, ये सब पॉइंट हैं जो हमें याद रखने चाहिए एग्जाम्पल के साथ। आप क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट किस सेल में पाया जाता है एपिडर्मिस के, तो फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड, ध्यान दीजिएगा, ये पाया जाता है कहां पर, फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ, इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ किसकी, याद रखिएगा किसके, हाइड्रोफाइट्स, सेल्स ऑफ, याद रखिए, इसको भी आप रट लीजिएगा। हाइड्रोफाइट जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स एंड सायोफाइट्स, PSIO, सायोफाइट्स। सायोफाइट किसे कहते हैं, आप जानते हैं, सेड लविंग, जो छाया में प्लांट ग्रो करते हैं, सेड लविंग प्लांट्स, सेड लविंग प्लांट्स। ठीक है ना। याद रखिए कि एपिडर्मिस के, आप जानते हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा की, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन वही जो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, और जो सेड लविंग, जो सायोफिटिक प्लांट्स होते हैं, आप जानते हैं वहां के एपिडर्मल सेल्स में फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट जो होता है नॉन फंक्शनल होता है किसमें, गार्ड सेल में।
क्यों नॉन फंक्शनल होता है? क्योंकि वहां पर रूबिस्को एंजाइम नहीं पाई जाती, वहां कार्बोक्सिलेज नहीं पाई जाती। लेकिन वही जो दूसरी एपिडर्मल सेल्स हैं किसकी, जो एक्वेटिक प्लांट, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, उनके एपिडर्मिस में पाया जाता है, आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसी प्रकार जो शेड लिविंग, जो छाया में ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं, उनके एपिडर्मल सेल्स में भी आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? फंक्शनल होता है, याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट फंक्शनल होता है। इसका मतलब मुझे अगर यहाँ पर फंक्शन बताना हो कि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर मैं क्या कह दूंगा कि जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, जो सायोफिटिक प्लांट्स हैं, इसमें जो एपिडर्मिस कैसी होती है? एसिमिलिटरी होती है। यही लाइन आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है? दैट इज का मतलब क्या है? एपिडर्मिस इज एसिमिलिटरी, या कह लीजिए एसिमिलिटरी, मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सके, जो फूड मैन्युफैक्चर कर सके, दैट इज एसिमिलिटरी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। एसिमिलिटरी एपिडर्मिस कहां पाए जाते, याद रखिएगा। एपिडर्मिस इज फाउंड कहां पर? हाइड्रोफाइट में और सायोफाइट में। इज फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स एंड सायोफाइट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट मान के याद रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स एंड सायोफाइट्स, मतलब छाया में उगने वाले पौधे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखेंगे, है ना, कि कहाँ की एपिडर्मिस जो होती है, भाई प्रोटेक्टिव तो हर जगह होती है, लेकिन एसिमिलिटरी कहाँ पर होती है, फोटोसिंथेटिक कहाँ होती है? आपका आंसर है एपिडर्मिस कहाँ मिलती है? हाइड्रोफाइट्स में और सायोफाइट में। तो हाइड्रोफाइट और सायोफाइट कैसी होती है? एसिमिलिटरी, मतलब फोटोसिंथेटिक एपिडर्मिस होती है। कहाँ पाई जाती है? इन हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट में, और सायोफाइट मतलब सेड लविंग प्लांट या छाया में ग्रो करने वाले प्लांट में पाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए बात आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये सब मेन बातें किसके बारे में हो गई? ये सब एपिडर्मिस के बारे में हो गई। जनरल एपिडर्मिस का जो एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमने आपको सब बता दिया, एक्सेप्शन के साथ। ठीक है ना, अब हम बात क्या करेंगे? अब हम थोड़ा बात करेंगे एपिडर्मिस के साथ जुड़ी और जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम लोगों ने कहा था ना एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इस समय एपिडर्मिस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या क्या है? हम लोगों ने क्या कहा था? इट इंक्लूड्स क्या क्या? एपिडर्मिस एज वेल एज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तब तक हमने बात किसकी किया? अब तक हमने एपिडर्मिस की बात किया। ये सारे पॉइंट आप ढंग से याद रखिएगा। हमने एक्सेप्शनल या जो जो स्पेशल जो फीचर हैं जहां जहां की, वहां भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की, यानी एपिडर्मिस से लगी और चीजें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स क्या क्या और हो सकता है यहाँ पर। तो जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, इसमें हम पहला ले रहे हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल, ये हम ले रहे हैं, तो याद रखिएगा एक लिपिड सब्सटेंस का नाम है क्यूटीन। उसी क्यूटीन की बनी एक लेयर होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, किसमें? लीफ में और स्टेम में। और स्टेम किसका होना चाहिए? स्टेम और लीफ स्पेशली लैंड प्लांट के जो होते हैं उन पर पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम ये फिगर ड्रा करना चाहें, देखिए जैसा मान लीजिए हमारी ये अगर एपिडर्मिस हो गई, ध्यान दीजिए, अगर एपिडर्मिस हो गई तो इसी के ऊपर आप याद रखिए यहाँ पर ये लेयर पाई जाती है। इसके ऊपर हम रेड से दिखा रहे हैं, ये लेयर यहाँ पर पाई जाती है। ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं यही क्या है? यही क्यूटिकल है, यही क्यूटिकल है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं, हालांकि हमने स्टोमेटा नहीं दिखाया है, तो क्या है? ये हमारी एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के ऊपर जो हमने रेड कलर से दिखाया है, यही क्या है? यही है क्यूटिकल, क्यूटिकल। ठीक है ना, अब इसमें क्या याद रखना है कि बनी किसकी होती है? पॉइंट वाइज आप नोट बनाइए और पॉइंट वाइज याद करिए। कंपोज्ड ऑफ या मेडअप ऑफ, कंपोज्ड ऑफ क्या है? फैटी सब्सटेंस है, ध्यान दीजिएगा, फैटी सब्सटेंस।
क्या नाम इसका है? इसका नाम है क्यूटीन, CUTINE, क्यूटीन। ठीक, और पाई कहाँ जाती है भाई? फाउंड ऑन, कहाँ कहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लैंड प्लांट होते हैं, लैंड प्लांट, एक्वेटिक नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक्वेटिक प्लांट के स्टेम में और लीफ में भी जनरली एपिडर्मिस या क्यूटिकल जो होती है या तो बहुत ही थिन होती है या एब्सेंट होती है। ठीक है ना? अच्छा, एक बात यार समझिए, अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें, हम रटने से बचना चाहें तो हम क्या कहेंगे? क्यूटिकल का काम यह है कि जो एपिडर्मल सरफेस से जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो उसी ट्रांसपिरेटरी लॉस को कम करना, रोकना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना इसका फंक्शन होता है। तो अब जरा सोचिए कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, तो रूट्स तो अंडरग्राउंड होती हैं, तो जो चीज अंडरग्राउंड है, क्या वहां पर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब ट्रांसपिरेशन का कोई रिस्क है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप जानते हैं रूट्स के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जानते हैं कि आप कह रहे हैं कि स्टेम और लीफ में होती है, मतलब रूट में नहीं होती। पहले याद कर लेना, रूट में नहीं होती है, क्योंकि रूट क्या है? अंडरग्राउंड होती हैं, और अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर है वहां पे ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर का कोई चांस नहीं है, इसलिए वहां पर नहीं पाई जाती। ठीक, लेकिन स्टेम और लीफ में पाई जाती है। लेकिन वही स्टेम और लीफ मानिए हम करें एक्वेटिक प्लांट का है, तो जो प्लांट बताइए जो पानी में डूबा हुआ है, क्या वहां पर वाटर लॉस का कोई खतरा है, कोई रिस्क है, कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और लीफ में भी क्यूटिकल या तो बिल्कुल ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही थिन होती है। इसका मतलब कि ये प्रिडोमिनेंटली कहां पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि जो लैंड प्लांट होते हैं उनके लीफ और स्टेम में मेनली, बल्कि रूट को छोड़ के हर जगह, लैंड प्लांट के रूट को छोड़ के हर जगह ये पाई जाती है। ठीक है ना? तो क्या कह सकते हैं? फाउंड, क्या कहते हैं? फाउंड ऑन क्या? ऑल द, या कह सकते फाउंड ऑन एपिडर्मिस ऑफ क्या कह सकते हैं? स्टेम एंड लीफ ऑफ लैंड प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स हैं वहां पर मेनली ये पाई जाती है। ठीक है ना? और एब्सेंट कहां पर होगी? ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट रूट में तो एब्सेंट होती ही होती है। एब्सेंट कहां पर होती है? एब्सेंट या नहीं पाई जाती कहां पर? फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट में नहीं पाई जाती। फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट में नहीं होती है। और कहां नहीं होती है? तो कह रहे हैं कि लीफ और स्टेम होती है, लेकिन वही लीफ स्टेम अगर एक्वेटिक प्लांट का है या अगर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट पानी में डूबा हुआ है, तो वहां पर स्टेम और लीफ में भी जनरली क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। तो रूट में तो नहीं होती है ना? एंड फ्रॉम स्टेम एंड लीफ, लीफ ऑफ कौन सा? सबमर्ज्ड, जो पानी में डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। एक तरफ क्या कह रहे हैं कि स्टेम और लीफ में पाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा वही जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, जो पानी में डूबे हुए प्लांट होते हैं, उनके स्टेम और लीफ में भी क्यूटिकल नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। एक बात याद रखिए, पूरे सब्जेक्ट एज होल की हम आपसे बात करें तो जो जनरल बातें हैं वो तो हमको याद होनी ही चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर कुछ स्पेशलाइजेशन है, जिसको आप लोग एक्सेप्शन भी कहते हैं, जो थोड़ा सा लीक से हट के है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम फट से एक लाइन बोल देते हैं कि स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन याद रखिए ये किसके लिए है? ये हाइड्रोफाइट के लिए नहीं है, ये मेनली मीजोफाइट के लिए है। स्पेशली क्या है? ये लैंड प्लांट के लिए है। तो लैंड प्लांट के स्टेम और लीफ में या बाकी और प्लांट और रूट को छोड़ के बाकी पार्ट में आप कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। लेकिन वही स्टेम और लीफ अगर एक्वेटिक प्लांट का है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट का है, जो पानी में डूबा हुआ प्लांट है, तो उसके आप जानते हैं वहां पर कोई ट्रांसपिरेटरी लॉस का कोई रिस्क नहीं है, और इसलिए वहां पर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती।
ये बात बहुत ढंग से आप नोट करेंगे कि जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के ध्यान दीजिएगा कि उनके स्टेम और लीफ पर भी आप जानते हैं क्यूटिकल नहीं पाई जाती, रूट में तो नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, जो क्यूटिकल होती है तो क्यूटिकल का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर। अगर हम कह दें कि क्यूटिकल का फंक्शन क्या है तो यही है, द मेजर या मेन फंक्शन ऑफ क्यूटिकल क्या है, मेन फंक्शन ऑफ क्यूटिकल is to reduce या minimize is to reduce the transpiratory loss होता है, उसको कम करना, ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर ये होता है। तो यहां से बस गेस करिए, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वाटर लॉस का चांस कम होता है वहां पर क्यूटिकल क्या होती है, थिन होती है। यानी मीजोफिटिक जो प्लांट होते हैं जहां पे आप जानते हैं बहुत ही वार्म वेदर नहीं होती, बहुत ही ज्यादा गर्म मौसम जहां पर नहीं होता, वहां पर ये थिन होती है ना। लेकिन वही याद रखिएगा कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो आप जानते हैं मरुस्थलीय प्लांट होते हैं, जहां पे आप जानते हैं बहुत ही हॉट वेदर होता है, जहां पे ट्रांसपिरेटरी लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे क्या होता है, इसकी थिकनेस काफी अधिक होती है। यानी जहां पर क्लाइमेट जितना ही वार्म होगा, जितना ज्यादा हॉट होगा, गर्म होगा, वहां पे क्यूटिकल उतनी ही थिक होती जाएगी, और जहां पे टेम्परेचर कम होगा, जहां पे वेदर होगी नॉर्मल होगी, जहां पे लॉस के चांसेस कम होंगे वाटर के, वहां पर क्या होगी, थिन होगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो जीरोफाइट्स होते हैं वहां पे ये क्या होती है, थिक होती है। इन जीरोफाइट का एडाप्टेशन ही होता है, इन जीरोफाइट्स क्या कह सकते हैं, थिक क्यूटिकल इज फाउंड, है ना। अरे एक क्वेश्चन ही पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरोफिटिक एडाप्टेशन। तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन में कई एडाप्टेशन होती है, उसमें से एक जो होती है थिक क्यूटिकल भी होती है। ऐसे संकेन स्टोमेटा का चैम्बर में पाया जाना, स्टोमेटल हेयर का पाया जाना, थिक क्यूटिकल का पाया जाना, प्लांट का हाइट स्टंटेड होना, लीफ पे वैक्सी डिपोजिशन हो जाना, रूट का काफी डीप में चला जाना, जानते हैं ना, लीफ का स्पाइन में मॉडिफाई हो जाना, ये सब क्या है, ये सब जीरोफिटिक एडाप्टेशंस हैं। तो जीरोफिटिक के तमाम जो एडाप्टेशंस हैं उसमें से थिक क्यूटिकल भी एक इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन है। तो जैसे मान लिया आप कह रहे हैं कोई प्लांट आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मीजोफिटिक एरिया में है, वहां पे क्यूटिकल अगर थिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्लांट का जीरोफिटिक कैरेक्टर है। ठीक है ना। तो पहला हमने जो लिया था पार्ट वो क्या था, यहाँ पे क्यूटिकल, तो हमने क्यूटिकल के बारे में बता दिया। याद रखिएगा, एक लाइन में याद रखिए कि जहां पर वाटर लॉस के चांसेस होंगे वहां पर क्यूटिकल होगी, और जहां पे वाटर लॉस के चांसेस नहीं होंगे वहां पर क्यूटिकल नहीं होगी। तो जनरली आप जानते हैं कि जो रूट्स जो अंडरग्राउंड होती हैं वहां पे वाटर लॉस का कोई चांस नहीं होता, इसलिए रूट के एपिडर्मिस में कोई क्यूटिकल नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है, मैंने जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस में पाई जाएगी। लेकिन वही याद रखना है कि अगर प्लांट आपका हाइड्रोफाइट है, अगर एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, पानी में डूबा हुआ है, तो जो प्लांट पानी में डूबा हुआ है भाई वहाँ वाटर लॉस का कौन सा चांस है, कोई रिस्क नहीं है। इसलिए वहाँ पर स्टेम और लीफ में भी क्यूटिकल या तो बिल्कुल नहीं पाई जाती या फिर बहुत ही थिन पाई जाती है। इसी प्रकार मैंने कहा कि जो क्यूटिकल की जो थिकनेस होती है उस बात पर डिपेंड करती है कि वाटर लॉस का प्रोबेबिलिटी या चांस कहाँ अधिक है। तो जो जीरोफिटिक एरियाज हैं, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, जहाँ पे वार्म वेदर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीय पौधे या रेगिस्तानी पौधे, वहाँ पर क्यूटिकल क्या होती है, काफ़ी थिक हो जाती है। मीजोफाइट में क्यूटिकल क्या होती है, काफ़ी थिन हो जाती है। ऐसे आप जानते हैं जहाँ पर बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, जो आप जानते हैं कि जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं वहाँ भी क्यूटिकल की होती काफ़ी थिन होती है। ठीक है ना। तो इस तरह हमने जो तमाम जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमने एक के बारे में आपसे बात किया, वो क्या था, क्यूटिकल। इसके अलावा भी क्या बच जाता है, अभी स्टोमेटा बच जाता है, ऐसे ही एपिडर्मल हेयर बच जाते हैं, और क्या से ट्राइकोम बच जाता है। इन सब पे हम आपसे कल या अगले क्लास में हम आप बात करेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
चीज़ें हम देखिए पॉइंट वाइज आपको दे रहे हैं और ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको याद भी रखना है। कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली आप कोरिलेट कर लिया करिए, उससे फ़ायदा हो जाएगा कि आप बिना रटे भी इन बातों का आंसर दे सकते हैं। जैसे क्रिटिकल कहाँ पर होती है और कहाँ पे नहीं होती है, कहाँ पे क्रिटिकल थिन होती है, कहाँ क्रिटिकल थिक होती है। ये सारी बातें हम बिना रटे या बिना पढ़े भी बता सकते हैं अगर हमको क्रिटिकल का फंक्शन पता हो तो। चलिए आज क्लास हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।